খেলা হবে, বিকাশ হবে। सहारा प्रणाम। दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। बंगाल का दंगल दिन ब दिन तीखी जुबानी जंग का रूप लेता जा रहा है। 27 मार्च को पहले चरण की 30 सीटों का मतदान जारी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में पूरी तरह जोर आजमाइश हो रही है। ममता एक पैर से प्रचार का जमीन आसमान किए हुए हैं और साफ कर दिया कि खेला हो गए, यानी हैट्रिक के लिए ममता किसी भी खेला के लिए तैयार है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में विकास की स्कीम और टीएमसी के स्कैम का खेल उजागर करने में जुटी हुई है। बंगाल के उबाल में कांग्रेस खामोश नजर आ रही है और करीब 35 साल तक बंगाल में काबिज रहे लेफ्ट का जोश भी उछाले मारता नहीं दिख रहा। बंगाल के 30 से 35% वोट का मुस्लिम समीकरण साधने में जुटे पीरजादा की नींद ओवैसी के ऐलान ने उड़ा दी है। उधर नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य असम की 47 सीटों पर मतदान जारी है। 2016 में पहली बार असम की सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार कुर्सी बचाने की कवायद बड़ी है। तो कांग्रेस के खेवनहार रहे तरुण गोगोई के निधन से खाली हुई सियासी विरासत को भरने की जुगत में लगी कांग्रेस हर तरह के जी तोड़ जोड़ तोड़ में लगी हुई है। और इसकी मिसाल है बदरुद्दीन तैयब के दल एआईयूडीएफ से हाथ मिलाना। चाय बागान के मजदूरों का दर्द सीएए के जरिए घुसपैठ पर नकेल कसने और विकास की गंगा बहा देने की होड़ के बीच कांग्रेस ने भी अपना दांव चल दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के असम में सर्वोसर्वा सोनोवाल ने 126 में से 100 सीटें जीतने का दावा भी किया है। খেলা হবে, বিকাশ হবে। पश्चिम बंगाल के 8 चरण के संग्राम का आज पहला चरण है। पहले चरण की 30 सीटों पर 5 जिलों में वोटिंग जारी है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां दोपहर 3 बजे तक 55.27% मतदान हो चुका है। छिटपुट हिंसक घटनाओं को छोड़कर बंगाल में हालात सामान्य हैं। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया की 9, बांकुरा की और झारग्राम की 4-4 और पूर्वी मेदिनीपुर की 7 और पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं असम में 12 जिलों की 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम 3 बजे तक 62% से ज्यादा मतदान हो चुका है। असम में लोग वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते दिखाई दे रहे हैं। पहले चरण में जहां बंगाल में टीएमसी को अपनी सरकार को बचाए रखने की चुनौती है, वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी है। जानकार इस वोटिंग को ठीक ठाक बता रहे हैं और माना जा रहा है कि समय खत्म होते तक ये आंकड़ा 60% के आसपास जा सकता है। मतदान करने के बाद बंगाल के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर क्या कुछ कहकर निशाना साधा, दिखाते हैं। पुराने आदत के तहत ये सब कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई परिणाम होने वाला नहीं, ना जनता पर ना चुनाव। जनता बाहर आकर के इनको प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे कार्यकर्ता तैयार है, सेंट्रल फोर्स हर सेक्टर में मौजूद है। मुझे लगता है कि इसका कोई प्रभाव और चुनाव पर नहीं पड़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के भारतीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिला। राज्य में पहले चरण के मतदान के दौरान जगह जगह हिंसा और मतदाताओं को बाधा देने को लेकर टीएमसी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई। चुनाव अधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में विजयवर्गीय ने एक वीडियो टेप भी जारी किया, जिसमें ममता बनर्जी को बागी टीएमसी नेताओं से घर वापसी की अपील करता दिखाया गया। हालांकि इस टेप की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन विजयवर्गीय का कहना है कि ममता बनर्जी की इस तरह की अपील उनकी हताशा दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी प्रभारी ने बताया कि उन्होंने मांग की है कि चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले लिस्टेड अपराधियों की धरपकड़ हो, जिससे चुनाव हिंसक न हो। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के भाई की कार पर कांथी में हमले के लिए टीएमसी कार्यकर्ता जिम्मेदार है।
उधर नंदीग्राम में भी भारतीय जनता पार्टी नेता प्रलय पाल ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि ममता ने नंदीग्राम में बीजेपी को हराने के लिए उनसे संपर्क साधा है। मैं पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है और 90% से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ पर लोगों ने अपने मतदान का उपयोग निर्भीकता से किया है। तो आज हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देने भी आए थे और साथ में ये भी सलाह देने आए थे कि 100% मतदान केंद्रों पर किस प्रकार लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सेकंड फेज में हम कुछ सावधानियां बरतें। ये जो टेप ऑडियो टेप हम देखे हैं उसमें राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो केयरटेकर मुख्यमंत्री बट हैं तो मुख्यमंत्री, वो गुहार लगा रही हैं हमारे एक जिला सह सभापति से कि भाई जो भी हुआ भूल चूक माफी, वापस घर लौटाओ। इसका मतलब क्या है? बहुत साफ है। अब उनको दिख रहा है कि हार का दिन आ गया तो जैसे भी हो लोगों को वापस टांडो। पर उसमें 2 बड़ी बात उन्होंने कहा। एक तो बोलती है कि तुमको पता है मैं उस इलाके में जा नहीं पाती थी। राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में भी कोई भी ऐसा इलाका हो जहां नहीं जा पा रहा है, तब तो यहाँ कानून व्यवस्था कहाँ है? उस मुख्यमंत्री को उस पद में रहने का भी कोई हक बनता है। वो खुद बोलती हैं, दूसरे लोग बोलते हैं, विपक्ष यदि बोले तो मैं माना, मुख्यमंत्री बोलती है कि तुमको तो पता है मैं नहीं जा सकती थी। और दूसरा एक वो बोली, अरे भाई जब पहले हमारे साइड में थे तो हम लोग तो ये सब करते थे। ये निश्चित तौर पे हार की निशानी है। 2 मई की निशानी की क्या होगा? तो आपको बता दें कि पहले चरण में 27 मार्च यानी आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। बंगाल में पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव। मतदान केंद्रों के बाहर आप देख सकते हैं पारा भी नापा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। पुरुलिया की सभी 9 सीटों पर चुनाव, बांकुरा की 4 सीटों पर चुनाव, झारग्राम की सभी 4 सीटों पर चुनाव, पश्चिमी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर चुनाव। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। लगातार बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं अपने घरों से। 3 बजे का अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहा है कि शाम होते होते तक 60% तक ये पोलिंग परसेंटेज जाएगा। पहले चरण की 30 सीटों पर 7 निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील भी घोषित किया गया था। 30 सीटों पर 73 लाख से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो वोट दे रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के तहत पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर और असम की 47 सीटों पर वोटिंग जारी है। बाकी 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाने हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा और असम में क्या रहा? बंगाल में दीदी को और असम में मोदी को अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। दंगल 2021 के अपने शो चुनावी रण पहला चरण में जानेंगे क्या है बंगाल के वोटर का मूड और भांपेंगे असम के मतदाता का मिजाज। बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भास्कर घोष साहब मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं। टीएमसी के प्रवक्ता नेता संजय सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ मौजूद है। जबरदस्त पैनल, अगले 2 घंटे तक हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजय जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से आप इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि हमला हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हमला हुआ, वहाँ सुबह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फंदे पर लटका मिला, कई बूथों पर हिंसा हो रही है, तो दीदी करवा रही हैं। इस पर आपका रिएक्शन सर? देखिए, आज सुबह से कल रात से भारतीय जनता पार्टी खेजूरी साइड में और आपको भगवानपुर साइड में काफ़ी बोमाबाजी की है वहाँ पर और बहुत सारे समर्थकों को जहाँ पर वोट देने के लिए जाने के लिए वहाँ पर
आपको वोटर को वहाँ पर जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। हर जगह में रास्ता में रुक रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है। मेरा कहीं कहीं वहाँ पर भी मेरा डाउट होता है, वो ओरिजिनल सेंट्रल फोर्स है, वो ओरिजिनल सेंट्रल फोर्स है। इधर भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार एमपी से जो गुंडा लेके गया, उसको सेंट्रल फोर्स को ड्रेस जो पहना के रास्ता में मार्च करा रहा है, घुमा रहा है। मेरे को जैसे आपको बांकुड़ा में एक जगह हमको देखने के मिला, बंगला न्यूज़ में भी आए थे, हम उसको क्लिप करके लेके आए हैं। वहाँ पर जो मतलब जो कैंडिडेट को अंदर जाने नहीं दे रहा है सीआरपी। और दूसरे नंबर बात, जितना मतदाताओं को नहीं जाने दे रहा है, पुलिस इंजन को नहीं जा रहा है। वहाँ पर पूरा प्रॉक्सी कर रहे हैं सेंट्रल फोर्स के जो सीआरपी और सीआईएसएफ को जो वहाँ पर जो जिसको वहाँ पर रखा गया है, ये सब कर रहे हैं। जैसे बंगला न्यूज़ चैनल में वो काफ़ी दिखा रहा है। अगर वो क्लिप चाहिए तो क्लिप आपको हम दिखा सकते हैं, न्यूज़ 18 जो न्यूज़ है उसमें दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जानकारी हो गया, बंगाल में जीत नहीं सकते हैं। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल का जो अध्यक्ष है दिलीप घोष जी, जेपी नड्डा जी को 16 मार्च को एक लेटर लिखा था। वो लेटर में लिखा था हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं। जेपी नड्डा को ये लेटर लिखा था। दूसरे नंबर बात है, भारतीय जनता पार्टी को जो पुराना जो कार्यकर्ता है, वो लोग भी एक नारा लगाया, लिखा है आदि बीजेपी दीक्षेदा बांग्ला ये बात दीदी था। उसको मतलब जो पुराना जो बीजेपी को जो कहिए हैं, वो भी वहां पर नारा दे रहे हैं, यहाँ पर दीदी को ही रहना चाहिए। और ये भी पेपर मतलब जो बंगला पेपर है 27 मार्च को ये पब्लिश हुआ था वहां पर। चलिए इसके दोनों के जवाब ले लेता हूं। भास्कर घोष साहब, दिलीप घोष साहब जेपी नड्डा साहब को कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, चिट्ठी है टीएमसी के पास। आप हल्का मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए इस बात का, और आपका इस पर रिएक्शन क्या है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों की तैनाती है उसमें यूपी और मध्य प्रदेश के गुंडे भी हो सकते हैं। देखिए, पहले बात तो यह है कि मुझे मुस्कुराते हुए हंसी इसलिए आई कि ये हंसी नहीं है, ये दया का हंसी है मेरा। आज जो वायरल सबसे ज्यादा, शायद वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वायरल हो गया जो वीडियो है, उसमें हम सुन रहे हैं कैसे इनकी ममता बनर्जी जो सबसे मतलब अभी भी मुख्यमंत्री है, पद पे है, केयरटेकर मुख्यमंत्री है, वो कैसे अपना सपोर्ट का भीख मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? प्रलयपाल से मांग रहे हैं, जो उन्हीं का ही सेना था। अब उन्हीं का सेना हमारे तरफ आ गया है और हमारे सेना बन गए हैं, तो वो उस सेना के सामने एक्सपायरी डेट होने के बाद दया का भीख या प्रार्थी और वोट का भीख मांग रहे हैं। तो हमें किसी को भीख नहीं मांगना है। और सेकंड बात ये कह रहे हैं कि यूपी से आकर यूपी से हम लाए थे अपना कैडर लाकर उसको ये वर्दी पहनने का काम मैं खुद 2016 खड़गपुर इलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हेड कर रहा था। तब डेबरा गांव से ऐसे ही रात को 1 बजे एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आए थे कि पुलिस का वर्दी और पाए चप्पल पहन के इनके कैडर खड़ा हुआ था भूत लूट करने के लिए। 2 बजे के अंदर हमने सीआरपीएफ वहां पे रुकवा दिया, सारे खड़गपुर का जितना भी बूथ था। 2 बजे के अंदर सीआरपीएफ रुक गया और ये सारे लोग सिर्फ चप्पल और ये पहन के डेबरा गांव में, ये मेरा आंखों डेबरा गांव में ही रह गए। और नेक्स्ट डे जो हुआ इतिहास है, यही दिलीप घोष जिसका नाम आप चर्चा कर रहे हैं, ये पहली बार खड़गपुर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट में जीते और आज अध्यक्ष है और वही पश्चिम मिदनापुर का एमपी भी है। तो ये चैनल में आकर ये समझे ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज काथी में जो दिव्येंदु अधिकारी का ऊपर जो हमला हुआ, उसको गाड़ी तोड़ा गया, ये तृणमूली कल्चर है जो सारा दुनिया देख रही है। आज जहां जहां बूथ जैम करने की कोशिश किया इन्होंने, वो तृणमूली कल्चर है, वो सारा देखा। हमारे यूपी और हमारे मध्य प्रदेश से पुलिस लाने की जरूरत नहीं है। चलिए आऊंगा आपके पास। नकार दिया इन्होंने। संजय जी, यहाँ पर इनका कहना है कि दीदी जो है वो गिड़गिड़ा रही हैं, जो लोग छोड़ के चले गए हैं वापस आ जाएं। इसका क्या जवाब देते हैं आप? देखिए, इनके पास जो है मेरे हिसाब से कहीं भी जो जवाब बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बेबुनियाद झूठ है। इसके बाद झूठ के पास मशीन है। क्यों? नरेंद्र मोदी सन 1978 में एमए पास किया था और कंप्यूटर मेरे देश में आया था 1990 में। ठीक है, 1995 में मेरे देश में कंप्यूटर चालू हुआ है और उसको कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट, एमए का सर्टिफिकेट 1978 में निकाल दिए हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो और भी कितना झूठ। कल भी बोला है वहां पर बांग्लादेश में वो मुक्ति योद्धा लड़ाई किए हैं,
तो सब हंसना चालू कर दिया, कब वो मुक्ति युद्धों के लड़ाई किया, कब किया, नहीं किया, झूठ बोलते हैं। और दूसरे नंबर छातना में जो घटना हुआ है उसको पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको। इसमें छातना में है उम्मीदवार को घुसने नहीं दे रहे हैं, जो वहां पर कैंडिडेट घुसने नहीं दे रहा है, जो वोटर है वोटर को घुसने नहीं दे रहा। न्यूज 18 में दिखा रही है, ये न्यूज 18 में दिखा, हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। भास्कर घोष को अगर नजर है, धृतराष्ट्र नहीं बन गया और कान में बहरा नहीं हो चुके तो इसको अच्छा तरह से सुन सकते हो, ठीक है। चलिए। और दूसरे नंबर बात है, सबसे बड़ा झूठ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में जीत तो नहीं पाएंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। उनको जस्टिस दिखाया था, लेकिन जस्टिस ने बोला अगले 50 साल में उसके सामने दिखाई नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री सिर्फ बंगाल में। वो जस्टिस दिखाया था भास्कर घोष जी को, जो दल के जो नेता है दिलीप घोष जी को डायरेक्ट बोला है अगले 50 साल तक उनको सरकार बंगाल में आने के दिखाई नहीं दे रहा है। अपने आप हो गया क्या? नहीं, मैं आपको पूछ रहे हैं, ये जो दिखाया है, जो न्यूज 18 में जो दिखा रहा है वो झूठ है। ये भी सहारा न्यूज में दिखा रहा है कि 55% वोटिंग हो गया 3 बजे तक, 71% वोट हो गया है। आप अच्छा तरह से देख लीजिए, मेदिनीपुर में 71% वोट हुआ है, अच्छा तरह से देख लीजिए। चलिए आता हूँ एक एक करके, अब एक एक करके बाकी गेस्ट के पास जाएंगे। राहुल लाल हमारे साथ मौजूद है। राहुल, सुबह से आपने भी नज़र बनाई है, कई घंटे हमारे स्टूडियो में भी आप बैठे रहे। समझना चाहेंगे आपसे, ज़्यादा वोटिंग परसेंट अगर होती है तो किसको फ़ायदा होगा? एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, उसके खिलाफ लोग निकल रहे हैं, या जो विकास हुआ है उसका नारा जो सरकार दे रही है उसको सपोर्ट करने के लिए निकल रहे हैं? देखिए, वोटिंग प्रतिशत जो ज़्यादा हो रही है, इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी जिस तरह से आक्रामक है, तो बीजेपी इसकी व्याख्या जो करेगी वो ये करेगी कि हमारे समर्थक आ रहे हैं जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट वोट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये पक्ष एक तरह से बीजेपी के लोग जो है कि वो दे भी रहे हैं। जबकि टीएमसी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तरह से ममता बनर्जी के समर्थन में सारे लोग बाहर आ रहे हैं। लेकिन एक देखिए, अधिकांशतः जब एक तरह से जब तीसरे टर्म में वोट प्रतिशत बढ़े तो जनरली वो एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जा सकता है। वो चीजें कोई भारी बात नहीं है, बीजेपी के तर्क में दम हो सकता है। लेकिन ये वोट प्रतिशत शाम तक में कितना प्रतिशत तक गया है, और 2016 के तुलना में, चूंकि 2016 में भी काफी भारी मतदान प्रतिशत रहा था, तो उस समय जब हम लोग तुलना करेंगे तो स्थितियां और भी स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी मत प्रतिशत के आधार पे एक तरह से इसमें बीजेपी भी लाभ ले सकती है और तृणमूल कांग्रेस भी लाभ की स्थिति में आ सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो अभी भास्कर घोष जी खड़गपुर सदर का उदाहरण दे रहे थे, वहाँ पे चूंकि बीजेपी ने एक इतिहास तो रचा था, इसमें कोई शक नहीं है कि दिलीप घोष जी खड़गपुर सदर से वो जीते थे और ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि रही थी। लेकिन जैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में दिलीप घोष जो है कि एक तरह से एमपी बन जाते हैं और फिर जब वो सीट खाली होती है तो वो सीट पे फिर से जो है वहाँ पे टीएमसी का कब्जा हो जाता है। तो एक तरह से ये घटनाओं में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी बता रही है कि एकदम मुकाबला हम 200 के पार, तो वैसी स्थितियां जमीन पे नहीं है। जमीन पे मुकाबला है। बीजेपी ये नहीं कह सकती कि हम एक पक्षी रूप से हम आ रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि 40% जो 40 और 43% जो 3% का अंतर था, वहां पे बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि हम उस 40% पे खड़े रहें। लेकिन जो देश भर में चुनाव होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पैटर्न अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं लोकसभा में जो राष्ट्रवाद का मामला उठता है उसमें बीजेपी काफी लाभ में रहती है और वहां पे नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा चेहरा होता है। लेकिन जब राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं तो फिर उसमें वोट प्रतिशत 10 से 15% तक नीचे गिर जाते हैं। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का एक पूरा चेहरा है वहां पे, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं जान रहे कि आखिर कौन बीजेपी की तरफ से होगा। बीजेपी जरूर इसको कह रही है कि हमने कई ऐसे चुनाव लड़े हैं जिसमें हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जनता को कहीं न कहीं उसमें निर्णय लेने में एक सुविधा की स्थिति तो होती ही है। चंद्रमोहन शर्मा जी, बात करें कांग्रेस की तो जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है इसमें से 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी। पिछले चुनाव की बात करें 2 सीटें कांग्रेस के पास थी और 1 आरएसपी के पास थी। 2 सीटें बरकरार रखवाएंगे आप? क्योंकि अगर कांग्रेस नेतृत्व की बात करें तो बंगाल को एकदम उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके हाल पे छोड़ देगा। बंगाल के अंदर हमारे लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। दिल्ली से जयप्रकाश अग्रवाल जी की पूरी टीम कांग्रेस की इलेक्शन को बड़े बखूबी बहुत अच्छे ढंग से लड़ा जा रहा है। और अभी जो आज का भी जो आप पूरा दिन का इलेक्शन का आप शेड्यूल देख लीजिए, जिसके अंदर बंगाली को लड़वा दिया गया और एक ऐसा चीज सेट कर दी बंगाल के अंदर, उसके विपरीत वोट इस बार बंगाल की जनता देगी। क्योंकि जिस तरह से अभी राहुल लाल जी ने अपनी एक प्रतीक्षणा दी कि बीजेपी ये सोचती है कि वोटिंग ज़्यादा पड़ने से उसको बेनिफिट होगा, या टीएमसी ये सोचती है, अब बदलाव होगा। बदलाव किस तरफ जाएगा? बदलाव उस शासन की तरफ जाएगा जो शासन था, और बदलाव उस शासन को
नकारेगा जो शासन उस चलते हुए शासन के बदलाव को मांग रहा था। तो कहीं ना कहीं वोटर चेंज करेगा और चेंज के अंदर वो वापस कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की तरफ जा रहा है। ये आज रुख जो लोगों का दिख रहा है वो उसी तरफ रुझान है, क्योंकि जो वोट लेने के लिए बात करते हैं, आप देखिए आज का एक विषय में आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी आज मठुआ वोट के लिए बांग्लादेश चले गए। क्या उनका निर्धारित प्रोग्राम था? ठीक ऐसे ही 2014 में वो नेपाल चले गए थे, क्या उसके बाद उनको नेपाल की सुध नहीं आई? तो आज जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि आपको जब जरूरत होती है तो आपको नेपाल याद आ जाता है, आपको जरूरत होती है बांग्लादेश याद आ जाता है, या आपको पाकिस्तान याद आ जाता है। वहीं बांग्लादेशियों के लिए जब आप सीए पे बात करना चाहते हैं तो आप उनको बाहर करने की बात करते हैं। तो ये जो गतिरोध है, ये बंगाल की जनता बखूबी पढ़ी लिखी जनता है, बहुत समझदार जनता है। वो इस बार बड़ा एक अच्छा डिसीजन देने जा रही है, जो इलेक्शन के अंदर हमें बड़ा चेंज सा मिलेगा। चलिए आऊँगा आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सुनील, यहाँ पर सुबह से अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जो कि लाजमी होता है आज के दिन, वो कहेंगे उन्होंने हिंसा की, वो कहेंगे उन्होंने हमारे कैंडिडेट को अंदर जाने से रोका, ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग में तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाते हैं, बंगाल के ऊपर भाषण देते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन लगता है आपको? नहीं, अधिकतर आप देखोगे नरेंद्र मोदी के भाषणों को तो तमाम चुनावों में ऐसा देखने को मिला है कि बगल के में जाकर के उन्होंने ऐसी स्पीचें दी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बेसिकली वो बीजेपी का नेता उनको न माना जाए, और वहाँ जाकर के जो भाषण दिया निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा ही। जिस समुदाय के बारे में उन्होंने बात की है उस समुदाय का वोट बैंक पश्चिम बंगाल में अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष का आरोप लगाना भी लाजमी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये आघात उनको लगा है कि इन्हीं दिनों में उसी समुदाय को संबोधित करना, वहाँ जाकर के पूजा करना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है। दूसरा, सारे चैनलों पर लगभग उनका कार्यक्रम लाइव रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में रोक लगी हो। लेकिन यदि ये इनको पता था तृणमूल कांग्रेस को, तो इस बात को चुनाव आयोग को पहले से ही वो सूचित कर सकते थे कि उनका भाषण, उनका कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में न दिखाया जाए। इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरे देश में न दिखाया जाना तो नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, राहुल लाल जी ने भी कहा कि किस तरीके से बीजेपी की वोट बैंक और लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूँ कि जब 2014 में मोदी जी की लहर थी, उस समय पश्चिम बंगाल में केवल 2 सीटें ही आईं, और 2019 में इतनी लहर नहीं थी मोदी जी की, इतनी हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि कितनी सीटें बहुमत से बीजेपी आ पाएगी। लेकिन उस व्यवस्था में उन्होंने वहाँ 18 सीटें लेकर के आए, कहीं ना कहीं 17 से 40% के आसपास वोट बैंक गया। और जो वहाँ पंचायतों के चुनाव में जो खून खराबा हुआ और जो बीजेपी की तरफ जो मोटिवेट वोटर हुआ, जिस तरीके से लगातार आगे जाकर के देखा कि लोकसभा का चुनाव आ गया और लोकसभा में उन्होंने 23% की बढ़ोतरी की। तो ये नहीं कह सकते कि हम राज्यसभा का, लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव अलग अलग है। यदि हम चुनावी सर्वे भी चैनलों के देखें, तमाम एजेंसियों के देखें, तो लगभग 40 के आसपास टिक पा रहा है उनका सर्वे, चाहे तृणमूल कांग्रेस का और चाहे बीजेपी का। बीजेपी को बहुत नीचे नहीं दिखा रहे हैं। तो यदि ये स्थापित बीजेपी कर पाती है, यदि वहीं वो रोक पाती है अपने वोटर को, तो मुझे लगता है कि टक्कर तो बराबर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा वहां पर, उसके खिलाफ वोट जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वोट वहां पर? क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था, खून खराबा हुआ, वह सरकार की जिम्मेदारी थी। मुझे नहीं लग रहा कि खून खराबे के बाद पश्चिम बंगाल ने कोई ऐसा गेम, मतलब पॉलिटिकल गेम किया हो कि उन्होंने केंद्र सरकार से फोर्स मांगने की कोई अपेक्षा की हो, केंद्र प्रधानमंत्री से मिलकर के, गृह मंत्री से मिलकर के वहां खून खराबा रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की आवश्यकता जताई हो। यदि उनको लग रहा था कि हम अपने दम पर रोक सकते हैं और वो भी न रोक पाए, जिसमें मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मारे गए, चाहे तृणमूल कांग्रेस के मारे गए हो, चाहे बीजेपी के मारे गए हो, अन्य राजनीतिक दलों के मारे गए, लेकिन राजनीतिक हत्या वहां हुई है। उसका फायदा और नुकसान तो ये पता चल पाएगा। लेकिन जो वोट प्रतिशत की बात आ रही है, या 2019 में ले जाएंगे और 2016 में ले पाएंगे, तो मुझे लगता है 80% के आसपास वहां वोट बैंक रहा है, वहां पे वोट प्रतिशत पड़ा है। पश्चिम बंगाल मुझे लगता है कि पूरे देश में अधिकतर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पश्चिम बंगाल में रही है। तो यदि वो 80% के आसपास छू पाता है, यदि इससे ऊपर जाता है, तब हम कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ वोट बैंक जा रहा है। बीजेपी के लगभग 80 के नीचे रहता है, तो समझिए कि वही आंकड़े। संजय जी, पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान के दौरान दोपहर 3 बजे तक 73.80 लाख में से 70.17% मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। 70%
जो मतदाता हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है, इसको अपने फेवर में देखते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने फेवर में बता रही है, दीदी के खिलाफ गुस्सा बता रही है, एंटी इनकम्बेंसी का असर बता रही है। आप टीएमसी के नाते क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताएंगे अगर 80% के ऊपर में भी जाएंगे तो तृणमूल को फेवर में ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक वोट पोलराइजेशन होने जा रहा था। लास्ट चुनाव जो हुआ था लोकसभा में, उस समय तक कहा था कांग्रेस कम्युनिस्ट IFS अलग, कांग्रेस कम्युनिस्ट अलग लड़ रहा है। उस समय क्या हुआ था, कम्युनिस्ट को 26% वोट था, कांग्रेस का 10% वोट था। उसमें 19% वोट और 4% कांग्रेस का वोट जाके 23% जाके 40% भारतीय जनता पार्टी में गया। इस बार क्या हो रहा है, कांग्रेस कम्युनिस्ट IFS लड़ रहे हैं वहां पर, एक बहुत बड़ा लड़ाई। आप मालूम है ब्रिगेड में आज हम यहाँ पर बोलने में मजबूर हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा अपना ब्रिगेड भरा पाया तो उस समय आप वहां पर थे, उससे ज्यादा भरा पाया था कांग्रेस कम्युनिस्ट के जो ये था अलायंस था, वो बहुत बड़ा तरफ से वोट भरे थे। और इस बार अगर उस वोट बैंक से कहीं भी आप, मेरे को लग रहा है 8 से 10% वोट फिर कम्युनिस्ट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है, एकदम बिल्कुल वोट पोलराइजेशन। मैं गणित के हिसाब से बंगाल को जो राजनीतिक है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा है। तो मेरे को इस जगह लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़े बात है, तृणमूल कांग्रेस 220 के ऊपर सरकार बना रहा है। मैं दावा के साथ आपको स्टूडियो में जाकर बता के जा रहा हूं कि वोट पोलराइजेशन जिस तरफ से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ जाएंगे। 10 से 12% वोट भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक हो चुके हैं, साथ में ISF भी आ चुके हैं। जिसमें आपको असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जैसे बताया जा रहा था, बंगाल में उसको कुछ प्रभाव नहीं है। बंगाल में 2 किस्म का वोटर आता है 30% में, एक मुस्लिम बंगाली मुस्लिम होता है और एक बिहारी मुस्लिम होता है। बिहारी मुस्लिम 4% है, 26% बंगाली मुस्लिम होता है। उसके हिसाब से बंगाल में इस बार वोट हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फेवर जो है, हम कोई कास्ट के हिसाब से नहीं जाएंगे, इस बार हमको पूरा फेवर हो रहा है। आप लिख के रखिए, मेरा जो 43% था वो 46 से 47 तक जाएंगे इस बार, और मैं 220 के ऊपर सीट लेकर सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मैं दावा का साथ अपने स्टूडियो में। भास्कर जी, 50 सीटें नहीं आप क्रॉस कर पा रहे हैं, 220 सीटें लेकर तृणमूल सरकार बना रही है, बड़ा दावा, कैलकुलेशन के हिसाब से समझा रहे हैं संजय सरकार, तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। आपका रिएक्शन? भूपेश जी, पहले तो ये कैलकुलेशन जो है ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन ये दावा कर रहे हैं। आपको मैं दूसरा कैलकुलेशन का और एक कॉन्सेप्ट देता हूं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो हमारे जो वो 40.38 या 62% जो वोट आए थे, वो किस लिए आए थे? ये इसलिए नहीं आए थे कि कांग्रेस CPM का वोट बढ़ गया था या वोट बढ़ गया था। इसलिए आया था कि सारा बंगाल नरेंद्र मोदी का सुशासन के ऊपर अपना आस्था जताया था। ये 18 सीट 22 सीट भी हो सकता था, 2-3 सीट बहुत कम मार्जिन में हम हार गए थे। और आज 2021 में जो चुनाव हो रहा है, आप ही का चैनल के माध्यम से सब लोग कह रहे हैं कि यही मोदी जी का चुनाव हो रही है। और आज मोदी जी को सामने रख के भारतीय जनता पार्टी अपनी मोदी जी का सुशासन को सामने, महंगाई इतना हो गया है, गैस का कीमत इतना बढ़ चुके हैं, नौजवान मर रहे हैं, 2 करोड़ आदमी को नौकरी नहीं मिले हैं, तो ये 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। मैं चुप रहा, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। BSNL 40,000 करोड़ लॉस कर चुके हैं, MTNL 1100 करोड़ रुपया लॉस कर चुके हैं, BPCL 750 करोड़ रुपया लूट, यार इंडिया 4,600 करोड़ रुपया लॉस कर चुके हैं, PNB 5,600 करोड़ रुपया लॉस कर चुके हैं, 2,02,000 करोड़ रुपया वो हो चुका है अदानी अंबानी को लिए। और खुले आकाश में किसान लड़ रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। किसान तो आपके लिए सबसे बड़ा गले के फंदा बन चुका है। भास्कर दादा, उसको पहले संभालो। बंगाल यूपी में दलित को हत्या करता है, बिहार में दलित को हत्या करता है, RSS दलित को खिलाता है, और दलित को लेके फिर आप मतवा के लेके आप चला गया वहां पर बांग्लादेश में। उन्हीं को जनता देख रहा है कितना बड़ा जुमला। तो आपको प्रधानमंत्री कंप्यूटर आने के पहले कंप्यूटर सर्टिफिकेट निकाल दिया था 78 में। ये भी तो इंसान जानता है कितना बड़ा जुमला है। भास्कर दादा, आपको प्रधानमंत्री 78 में जो मेरे पास जो सर्टिफिकेट निकाला था कंप्यूटर से, कहां से वो कंप्यूटर है? अमेरिका से लेकर आया था क्या वो सर्टिफिकेट? नहीं, वो सर्टिफिकेट लेकर आया था अंडर मैट्रिक MA पास। अरे आपको प्रधानमंत्री अंडर मैट्रिक MA पास, आपको प्रधानमंत्री अंडर मैट्रिक MA पास, वो भी 78 में कंप्यूटर सर्टिफिकेट निकाल दिया था। चलिए सुनील हमारे साथ, राहुल आपके पास आऊंगा।
ये जो 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी पिछले, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें। 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी, 2 सीटें कांग्रेस के पास, 1 आरएसपी के पास। लेकिन अगर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तो इन इलाकों में बड़ा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखने में मिला था। अब टीएमसी से बात करें तो कहेंगे पार्लियामेंट अलग है, पार्लियामेंट चुनाव अलग है, उसकी बात मत करिए, अभी स्टेट की बात करिए। लेकिन बीजेपी बार बार गिनाती है कि इन इलाकों में हमने सेंध लगाई थी, इन इलाकों में बड़ा वोट परसेंट जो है वो टर्न हुआ था। लगता है आपको कि विधानसभा में, इस विधानसभा में जो पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं इन सीटों पर वोट परसेंट टर्न हुआ था, वो यहाँ विधानसभा में होता दिखाई देगा? इन 30 सीटों की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, जो 30 सीटें हैं, इस 30 सीटों को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव क्षेत्र वाला एक तरह से गढ़ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन क्षेत्रों में उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। अगर हम लोग 2019 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें इसको, तो इन सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर भी रहा। लेकिन जो आपका सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ी सफलता उस क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस को वो हरा सकी जहाँ पे कि शुभेंदु अधिकारी का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। लगभग 12 लोकसभा सीटों में उनका दबदबा था, जिसमें से कि 10 लोकसभा सीटों को आराम से जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी निकाल ले गई। तो उस समय शुभेंदु दीदी के पास थे, लेकिन वो दीदी के लिए उपयोगी नहीं थे। अभी शुभेंदु भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को पहले से ही जीत ली है। तो अब ये बड़ी रोचक सी स्थिति है कि जब शुभेंदु दीदी के लिए उपयोगी नहीं हुए, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कितने उपयोगी होंगे। तो चूंकि ये अब एक लिटमस पत्र वाला पूरा सिचुएशन यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि ये सीटें कहाँ पे जाएंगी, क्योंकि इसमें दोनों तरह के दावे और प्रतिदावे लगातार आ रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी रोचक मामला है कि आज के दृष्टि से शुभेंदु अधिकारी और उनका जो पूरा परिवार है वो पश्चिम बंगाल के राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं, क्योंकि शिशिर अधिकारी भी अब आ चुके हैं, उनके भाई भी आ चुके हैं। तो एक तरह से वो पूरा बड़ा परिवार है और काफ़ी ज़्यादा महत्व है उनका। लेकिन एक बड़ा संख्या में ये भी माना जाता है कि उनके प्रति भी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, जो कि 2019 में ही कहीं न कहीं, नहीं तो वो चाहते तो फिर ऐसी बड़ी सफलता वहाँ पे अगर उनका प्रभाव बना हुआ होता तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही इतनी बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को हाथ नहीं मिलती उस समय। तो ऐसे स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक बड़ा सा विवाद, मैं बार बार कहता हूं कि नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी को लेके भी एक बड़ी सी समस्या वाली स्थिति नजर आ रही है। हालांकि इस समस्या से ममता बनर्जी भी 2-4 हो रही है कि उनके पार्टी के बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं। तो इस पूरे समीकरण के बाद पे जमीन पे क्या स्थिति बनेगी, ये एक लक्ष्य प्रश्न बना हुआ है। और चंद्रमोहन जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 2 सीटें थी पिछले इस 30 सीटों की अगर बात करें, फर्स्ट फेज की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जीतने में आप कामयाब रहे थे। लगता है कि अब जो गठबंधन हुआ है वाम दलों के साथ और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ, आपको लगता है उसका फायदा होगा? और इन 30 में से कितनी सीटें आप जीतने का दावा करते हैं यहाँ पर? देखिए सुरेंद्र जी, सीधी सी बात, अभी जैसे सारे हमारे महानुभाव ने बात रखी, उसके अंदर जो वोटर है वोट किससे देने जा रहा है? वोटर में कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा तो चल नहीं रहा, और अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चल रहा, अगर भाजपा वहाँ पर करप्शन और उसके अंदर लिप्त दुर्घटनाओं का केस बता के वोट दिलवाना चाह रही है, वोट को बढ़वाना चाह रही है, तो वोट प्रतिशत उसके लिए भी नहीं पड़ रहा। और भाजपा को वोट डालेगा क्यों? उसको भाजपा को वोट डालने से क्या उसकी रसोई की कोई कीमत पूरी हुई? क्या उसकी गाड़ी के पेट्रोल की कीमत हुई? क्या उसके घर का युवा को कोई रोजगार मिला? क्या किसी तरह से किसान की कोई मदद हुई? क्या किसी व्यापारी की मदद हुई? पहला तो फैक्टर ये आ गया, भाजपा को नहीं डालेगा, टीएमसी को डालेगा। अब टीएमसी की वोट के लिए क्या, टीएमसी के साथ 10 साल का जो शासन रूट रहा उसके अंदर, उस 10 साल की गणना के अंदर उससे मुक्त चाहिए। मुक्त क्यों चाहिए? कि टीएमसी का साथ छोड़ के जाने वाले जो व्यक्ति भाजपा के चले गए, उन्होंने प्रेसिडेंट टीएमसी पे खड़ा कर दिया, खुद ब खुद खड़ा कर दिया कि टीएमसी की सरकार और टीएमसी का नेतृत्व अपने आप में एक भ्रष्ट था, और भ्रष्ट होने के कारण उसने बंगाल का विकास नहीं करा। और बंगाल के अंदर जो आज की दयनीय स्थिति है उसके अंदर टीएमसी का योगदान है, और टीएमसी के मुख्यमंत्री का पूरी तरह से योगदान है। ये उनके नामी ग्रामी नेताओं ने डिक्लेयर करके भाजपा के पास चले गए। अब जो भाजपा के पास चले गए तो भाजपा ने गले लगा लिया उनको। भाजपा ने गले इससे लगा दिया कि गंदी गंगा से आया हुआ व्यक्ति भाजपा में नाल गया तो गंगा से पवित्र हो गया। अब प्रश्न चिन्ह होता है, जो मैंने पहले कहा था, प्रश्न चिन्ह होता है कि बंगाल की जनता नॉर्थ की जनता नहीं है। जो नॉर्थ की जनता किसी बहकावे में आ जाए, ये भाजपा को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बंगाली व्यक्ति माइंडेड होता है, समझदार होता है, और उसके पहलू के अंदर आज छिनता हुआ दिख रहा है बंगाल छलावे में दिख रहा है। नॉर्थ की जनता बहकावे में आ जाती है। बहकावे करने आज का जो केंद्र हुआ, जो आज नरेंद्र मोदी जी जहां गए हुए हैं, वो एक बहकावा ही है। उसके अंदर बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहा जा रहा है कि बहकावा है। आप देखिए कि आपको अगर बंगाल जाना था तो बंगाल जाने का दौरा ये थोड़ा कि ये
आज ही के लिए सेट हुआ था। ये पहले से प्लान था कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन की डेट डिसाइड होगी, इसी इलेक्शन कमीशन की डेट डिसाइड होने के बाद एक सिस्टम जाएगा। ये सब पूरा प्रशासन और तंत्र को मिलाकर एक सेटिंग करी गई थी जो इसका बेनिफिट लेने के लिए। संजय दादा, यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि ना तो वोटर जो है वो बीजेपी को वोट दे रहा है क्योंकि उसको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, और ना ही वो राज्य सरकार को वोट कर रहा है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, ममता दीदी के खिलाफ गुस्सा भी है, तो वो कांग्रेस को और लेफ्ट को कॉम्बिनेशन को वोट कर रहा है। लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस कम्युनिस्ट के जो अलायंस है वो दूसरा तीसरा स्थान के लिए लड़ाई कर रहे हैं बंगाल में। कौन दूसरा स्थान पर रहेंगे, कौन तीसरा स्थान पर रहेंगे। और जो बंगाल को मुद्दा रह गया, बंगाल को जो बंगाली हैं वो बहुत चिंतित है आज के तारीख में कि वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ से असम में डिटेंशन कैंप में हिंदू बंगाली को 19 लाख हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप के अंदर घुसा दिए हैं, जिसको माता पिता अगर मर जाता है, एक्सपायर कर जाता है तो श्राद्ध शांति भी नहीं कर पाता है, मुख में जो अग्नि करना पड़ता है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई संस्कार का काम में भी और कोई मर भी जाता है तो उसको देखने मिलने के लिए भी जा नहीं सकता है। इस कारण में भारतीय जनता पार्टी को लेके बहुत ज्यादा बंगाल का अंदर डरे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो बयान आया है, बोला जो 1950 से पहले जिसको मतलब जो हिंदुस्तान में जो जन्म लिए हैं और अगर हिंदुस्तान में जो जन्म नहीं लिए हैं उसको अगर हम लोग असम में जैसे हम लोग सत्ता में बंगाल में गए, अगर हम लोग डबल इंजन को सरकार आ जाएंगे तो हम लोग इसको लात मार के यहां से भगा देंगे। इनके जो अध्यक्ष दिलीप घोष ने बोला है, अमित शाह भी ये एक बात बोला है। बंगाल के पूरा जनता अभी डरे हुए हैं ये एनआरसी सीएए मैटर लेके, और बंगाल के जनता चाहता है इससे छुटकारा पाने के लिए, और बंगाल के जनता ये चाहता है कि हम तो यहाँ का नागरिक है ही हैं, एक तो हम माइग्रेंट होकर लड़ाई करके यहाँ पर आए हैं, फिर इनको तरफ से कौन से लड़ाई के सामने हमको फेंकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो जुमलाबाजी कर रहा है असम में, जो बंगाली को जो स्थिति आज असम में हो चुके हैं, तो हिंदू बंगाली बहुत बुरे तरफ से डरे हुए हैं। भास्कर घोष जी, भारतीय जनता पार्टी डरा कर राजनीति कर रही है, बंगाल में डरा दिया गया है एनआरसी सीएए के नाम पर। जिस तरीके से असम में अत्याचार आप लोग कर रहे हैं, असम बंगाल में भी ऐसे ही हो रहा है, और कांग्रेस का कहना है कि ना तो कांग्रेस, ना तो बीजेपी और ना ही तृणमूल कांग्रेस को वोट पड़ रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं बड़ी तादाद में। दोनों सवालों का जवाब मैं एक एक करके दोनों को ही जवाब दे रहा हूं। भूपेश जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। बीच में नहीं, पूरा धैर्य है, आप आराम से जवाब दीजिए। कांग्रेस का जवाब मैं पहले दे दूं। कांग्रेस थोड़ा आकलन में जाए। 4% का वोट इनको मिला था जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, और आज के दिन में इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी फिर पोस्टर बॉय बन गए हैं। कहां चले गए पता नहीं चल रहा है। तो जहां मोदी जी बंगाल में 50 सभा करने का निर्णय ले लिए हैं, वहां राहुल गांधी जी को दूर दूर तक दूरबीन से हम लोग खोज रहे हैं, भाई राहुल गांधी जी कहां हैं। तो ऐसा एक पार्टी को बंगाल के जनता सोच भी नहीं सकते वोट देने के लिए, जिसका सर्वोच्च नेतृत्व जो है उसको दूरबीन लेके खोजना पड़ता है आज के दिन में। रही बात टीएमसी का, आप टीएमसी कह रहे हैं कि भाई सीए एनआरसी लेके सब डरे हुए हैं। अब मैं सोचता हूं कि संजय सरकार का धड़कन बढ़ गई है कि वो 3 करोड़ जो बाहरी लोग को घुसाए हैं फॉल्स वोटर कार्ड लेकर, राशन कार्ड लेके, उनका जवाबदेही करने, वो अगर उनका द्वार पे आए, द्वारे सरकार नहीं, वो लोग अगर द्वार पे आए तो इनके जवाब क्या देंगे। 3 करोड़ जो घुसपैठिया घुस चुके हैं बंगाल में, बॉर्डर में आपको बीएसएफ का सोए था ना, बॉर्डर में आपको बीएसएफ सोए था, आपको ना बीएसएफ आपके हैं, आपको बीएसएफ कहा था नींद का बड़ी लोग दवाई लेके सोए थे ना, भांग पी के सोए थे। बॉर्डर में तो आपके हैं, बॉर्डर में तो आपका बीएसएफ है, और बीएसएफ का मालिक तो अमित शाह है, जिसको सीआरपी ने ये किया है। बॉर्डर तो आपके अंडर में है, बॉर्डर घुसपैठी जब घुसते हैं तो बॉर्डर में क्या आपको अमित शाह सोए रहते हैं, आपको बीएसएफ सोया रहता है, ना नींद का दवाई देते हैं, ना गांजा पिलाते हैं, क्या देते हैं। जब आपको जनता चाहता है उससे भारत नहीं जानना चाहता है भारत। अब बताइए, आपको उसका मतलब है वहां से भी काट मनी लेकर आदमी घुसाता है। भास्कर दादा, बॉर्डर में घुसाने के लिए बीएसएफ 5 से 10,000 रुपया लेते हैं, फिर गाय भेजने के लिए भी पैसा लेता है। वो काट मनी तो अमित शाह घर में जाता है, वो काट से आपको भी कुछ पैसा मिलता है लगता है, इसके लिए आपको कान में आवाज नहीं सुनाई देते हैं। अच्छा, घुसपैठी जब घुसता है तो बीएसएफ क्या करता है? बीएसएफ का मालिक कौन है? बीएसएफ का मालिक हम हैं। मेरा इनकम लॉ एंड ऑर्डर रहता है,
चिंता मत डॉक्टर सुनील कौशिक, जो लोग ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इंटरनल लॉ एंड नरेंद्र ऑर्डर में- मोदी कहते हैं कि ममता बांग्लादेश से लोगों को ले आई, घुसपैठ कराया, जैसा कि संजय सरकार भी कह रहे हैं, लेकिन वो खुद मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश चले जाते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, खुद ही अगर बांग्लादेश गए तो नहीं, संजय सरकार का भी कहना ठीक है कि बॉर्डर पे केंद्र सरकार का पुलिस बल रहता है और जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है कि निश्चित तौर से कोई बाहर और अंदर जाता है तो बीएसएफ का रोल है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की इससे तुलना करें कि प्रधानमंत्री के दौरे, तो ऐसा नहीं है कि केवल जहां प्रधानमंत्री गए हैं उसी देश के लिए सीए कानून बनाया गया, उसमें 4 देश और सम्मिलित हैं। तो केवल आरोप लगाना जे कि जहां आप जा रहे हैं, जहां आप गए हुए हैं, उस देश में जाकर के घुसपैठियों को कैसे रोक सकते हैं यदि आप सरकारी मेहमान बन के वहाँ जा रहे हैं, वो एक दूसरा मुद्दा है। वो दो देशों के द्विपक्षीय मामले के मुद्दे हैं, 2 सरकारों के बीच के मामले के मुद्दे हैं। लेकिन यदि घुसपैठ होती है तो इसका संजय सरकार को तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा कि पिछले 6 साल में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसमें ज़्यादा घुसपैठ हुई, या 6 साल से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में ज़्यादा घुसपैठ हुई। ये भी तो आंकड़े कम से कम देखने पड़ेंगे, पश्चिम बंगाल की सरकार को देखने पड़ेंगे, टीएमसी के नेताओं को देखने पड़ेंगे कि घुसपैठ का आंकड़ा कौन सी सरकार में ज़्यादा रहा और कौन सी सरकार में कम रहा। दूसरा, जब केंद्र की योजनाएं आई और जब आधार से लिंक किया गया तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 80 लाख से ऊपर ऐसे लोग थे जो पूर्व केंद्र की योजनाओं से बाहर हो गए। वो 80 लाख कौन लोग थे? क्या उन आधार से लिंक करते समय जब सरकार जो जिस प्रदेश की सरकार होती है वो इस बात की अनुमति देती है, उसके पास एक नेटवर्क होता है कि कौन इस योजना का लाभार्थी होगा, कौन लाभार्थी नहीं होगा। लेकिन आधार लिंक हो जाने के बावजूद भी इतना अधिक संख्या में लोग उस योजनाओं से बाहर होते हैं, तो एक सवाल वहाँ की सरकार पर उठता है, क्या वास्तव में राजनीति वहाँ वोट बैंक की हो रही थी या हिंदू मुस्लिम की हो रही थी? और जो आंकड़े आप उठा के भूपेश जी देखेंगे, जितने भी आप आंकड़े उठा करके देखिए, तो बनाम पूरा चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम है। जिस तरीके से ममता जी ने तमाम पूजाओं पे प्रतिबंध लगाए, जहां कोर्ट ने हस्तक्षेप किए, जहां बमबारी हुई, तमाम विधायक बीजेपी के भी मारे गए, विधायक तृणमूल कांग्रेस के भी मारे गए, तमाम कार्यकर्ता, ऐसी स्थिति आमने सामने थी। और आज की स्थिति में भी आप देखोगे कि आज भी वोट पड़ रहे हैं तो एक दूसरे के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। तो इस स्थिति तक जाना कि स्थिति कौन पहुंचा रहा है, यद अभी सरकार साहब ने यह कहा, संजय सरकार ने, कि इंटरनल सरकार का काम है। तो जब इंटरनल मेंटेनेंस सरकार का काम है, कानून व्यवस्था का काम वहां की सरकार का है, तो ये सब दुर्गति जो हुई, उस दुर्गति की का जिम्मेदार कौन है, भाजपा या तृणमूल? और मुझे लगता है यदि भाजपा जिम्मेदार है या होती या वहां के कार्यकर्ता जिम्मेदार होते तो एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हो जाने के बाद दीदी को कम से कम केंद्र सरकार से या तमाम एजेंसियों से कम सहायता की मांग, चाहे दिखावटी करती वो, चाहे मीडिया के सामने आके राजनीतिक बात कहती, लेकिन एक भी बयान, एक भी ऐसी स्थिति नहीं आई या एक रिपोर्ट ऐसी भेजती वहां की सरकार से कि व्यवस्था बहुत स्थिति है, राहुल यहाँ फोर्स भेजा जाए। हमने भी करीब 1 महीने का दौरा किया पश्चिम बंगाल का, खड़गपुर, दीघा, कोलकाता, बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर, यहाँ पर हम गए, यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, क्या मुद्दे चल रहे हैं वहाँ पर, इन पर भी बातचीत हुई। आपको लगता है कि अभी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री बांग्लादेश चले गए हैं तो वो मुद्दा हावी हो गया होगा, यहाँ पर जो हुआ है, जो हिंसा हो रही है, ये मुद्दे हावी हो गए होंगे, और ये मुद्दे उन मुद्दों पर भारी पड़ गए होंगे जितना जो कि सड़क, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे कहीं दब गए? प्रधानमंत्री का मुद्दा सबसे बड़ा हो गया, हिंसा जो हो गई वो सबसे बड़ी हो गई, ये मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का पूरा प्रयास है कि एक तरह से कहीं न कहीं जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, विशेष उन मुद्दों के तरफ ध्यानाकर्षण उसको हटा के अब फिर भावनात्मक किस्म के मुद्दों को ज़्यादा प्रभावी बनाने का ये प्रयास हमेशा होता है। लेकिन मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि वोटर के मन में उसके जो दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे होते हैं वो जरूर उसे प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न में अंतर आने का कारण यही है कि जब वो विधानसभा का चुनाव में भाग लेता है तो उस समय उसके जो अपने दैनिक जीवन पे वहाँ पे सरकार क्या कर रही है, बाकी योजनाओं का उसको किस रूप में लाभ मिल रहा है, इन सारे चीज़ों का वो जरूर मूल्यांकन करता है। जैसे देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे बड़े मुद्दे के रूप में आ रहे हैं तो वो उसको जरूर प्रभावित करेगा। मान लीजिए कि उज्ज्वला योजना काफ़ी केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको लाभ भी मिला था, महिलाएं काफ़ी प्रभावित भी हुई थी तो उस समय उसका लाभ भी मिला। लेकिन अगर मान लीजिए अभी गैस के मूल्यों में काफ़ी वृद्धि हुई तो उससे उसके प्रति एक नाराजगी भी होगी, वो भी एक तरह से वो भी एक प्रतिफल सामने में आएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक मामला घुसपैठियों को लेकर जो मामला आ रहा है,
देखिए जब प्रधानमंत्री भी वहाँ पे गए हैं पश्चिम बंगाल की यात्रा पे, हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल एक तरह से उसने अर्थव्यवस्था में एक बड़ा ही एक जो है कि उसने नजीर पेश किया है, जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ हालत में थी, तब भी वो पॉजिटिव हालत में बना हुआ था। उसने उसके टेक्सटाइल, आज भारत में 50% टेक्सटाइल बांग्लादेश का है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आपके घुसपैठी आते हैं उसका प्रमुख कारण होता है रोजगार। तो आज भारत के तुलना में रोजगार का ज़्यादा जो है कि अवसर जो है वो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि टेक्सटाइल के सेक्टर में हम लोग जानते हैं सघन श्रम वाली व्यवस्था है। बांग्लादेश, हाँ सॉरी, हाँ बांग्लादेश में वो सघन रोजगार वाला मामला है। तो चूंकि उसने टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो क्रांति की है, तो अब घुसपैठ का मामला आज के समय में वैसा नहीं है। तो ये एक बड़ा सा मामला जो अभी कौशिक जी उठा रहे थे कि इधर हाल फिलहाल के वर्षों में उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है। तो आप एक और जो मामला उठता है कि क्या राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि जनता किस आधार पे किन मुद्दों पे कर रही होगी, जनता जरूर देखेगी कि हमारे किन मुद्दों पे राज्य सरकार ने क्या काम किया। केंद्र सरकार जो आरोप लगा रही है केंद्र सरकार का कि हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जा रहा है, तो देखिए एक सवाल जो मैं संक्षेप में खाली उठाऊंगा कि एक तो उसमें राज्य सरकार पे भी सवाल उठते हैं और सवाल केंद्र सरकार पे भी उठता है, क्योंकि केंद्र सरकार जब संवैधानिक उसको अधिकार प्राप्त हैं कि वो एक तरह से आर्टिकल 253 के अंतर्गत राज्य सरकार को वो नोटिस जारी कर सकती थी कि आप हमारे योजनाओं को कैसे लागू नहीं कर सकते, संघात्मक व्यवस्था है। तो क्या उस समय केंद्र सरकार ने अपनी ये जिम्मेवारी पूरी की? भास्कर घोष, यहाँ पर अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए, उनका वीजा कैंसिल कर दिया जाए। वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और बंगाल पर ज्ञान दे रहे हैं। रिएक्शन इस पर? देखिए, पहले बार बार हम बोल चुके हैं इसी आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री वहां पे एक प्रधानमंत्री बन के गए हैं और प्रधानमंत्री आज बांग्लादेश में जो अपना वक्तव्य रखे हैं, आप सुना होगा उस वक्तव्य में कई पश्चिम बंगाल का नाम निशान नहीं है। वो दो देशों के बीच जो लड़ाई हुई थी 71-72 वार, उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे और उसका अनुभव क्या है और पाकिस्तान किस तरह से बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार किया, खान सेना कैसे अत्याचार किया, इसी का जिक्र कर रहे थे। वहाँ पश्चिम बंगाल का वोट का इश्यू का कहीं था ही नहीं। मैंने पूरा उनके भाषण सुने हैं मैं। और बात रही पूजा करने का, वो तो एक हिंदू होने के नाते उनकी एक ये है, उनका एक अधिकार है कि जहां पूजा करना चाहे वो पूजा करेंगे, चाहे बांग्लादेश में है, चाहे अरब कंट्री में है, चाहे अबू धाबी में है, चाहे दुबई में है। अब जब अबू धाबी में शिव मंदिर करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, वहां पे जाके पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? चलिए, वोट परसेंटेज कितना रहा है? करीब 5 बजे का वक्त हो चला है। वोट परसेंट कितना रहा है और उस वोट परसेंट को कौन से राजनीतिक दल अपने अपने पाले में देख रहे हैं? ज़्यादा हुआ है तो किस वजह से हुआ है, कम रह रहा है तो किस वजह से रह रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा, ये कितना बड़ा मुद्दा है और क्या जो आज वोट पड़ रहे हैं वहाँ पर क्या मुद्दे थे? एक छोटा सा ब्रेक, फ़ौरन हाजिर होंगे। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, चर्चा जारी रहेगी।